नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक उत्तराखंड LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण संख्याएं चल रही है, जिसमें हमने क्या जो शिक्षा शास्त्र है उसके बारे में चर्चा की, जिसमें हमने दर्शन और दार्शनिक हो गया, ठीक है, जो भारत में जो शिक्षा संबंधी समस्याएं थी उनके बारे में, और जितने भी आयोग थे, ठीक है, चाहे वो क्या हंटर आयोग है, कोठारी आयोग हो, ठीक है, वुड्स का डिस्पैच हो, ठीक है, 1854 वाला, ठीक है, और उसी के साथ शिक्षा नीति, इन सभी के बारे में परिचर्चा की। उसी के साथ मॉडल टेस्ट भी हमने लगाए, ठीक है, और उसी के साथ साथ हम भाग क्या उत्तराखंड का जो सिलेबस में आपका है, पहला भाग हमने क्या उत्तराखंड का प्रशासनिक हिस्सा देखा, हमने प्रशासनिक ढांचा देखा। उसके बाद हमने क्या उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उत्तराखंड जैव विविधता वाला पार्ट से हमने किया। आज भाग तीसरा है, जिसमें हम क्या हिस्ट्री, उत्तराखंड का हिस्ट्री के बारे में परिचर्चा करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास एक बेस बनाते हुए चलेंगे कि कहाँ आपको कितना आपने पढ़ना है, आपको कितना आना चाहिए, ठीक है। अगर उत्तराखंड की इतिहास की बात करूँ तो आपने कैसा बेस बनाना है कि आपको एक सरसरी नज़र में उत्तराखंड का इतिहास समझ में आ जाए। तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी आपको कोई समस्या आती है PDF डाउनलोड करने में तो आप 8954505389 नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां लिंक ओपन करके निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइव में आपका ओपन होगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड का इतिहास के बारे में। देखो, जितना पुराना भारत का इतिहास है उतना ही उत्तराखंड का इतिहास भी है, ठीक है। उत्तराखंड आप जानते हो से ऋषियों की भूमि, देव भूमि, ठीक है, यहाँ तपस्वियों ने तप किया, ठीक है, तभी इसका नाम तप भूमि, देव भूमि, ठीक है, ईश्वरों की भूमि, मनुष्यों की भूमि से कहा गया, ठीक है। प्राचीन काल में यहाँ कुणिंद मौर्य राजवंश और मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र के पर कार्तिकेयों ने क्या किया, यहाँ पे राज्य किया। उसी के साथ गोरखा भी आए, ब्रिटिश आए, ठीक है, चंदा आए, पवार आए, और उत्तराखंड ने एक अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड क्या करती है, मांग करती है, ठीक है। इन सभी के बारे में हमने पहले भी परिचर्चा की है, फिर आज हम जानेंगे, ठीक है। देखो, प्राचीन काल में उत्तराखंड में निवास करने वाली जातियों के बारे में, ठीक है, जातियों के बारे में यहाँ 3 प्रमुख जातियां थी, ठीक है। एक किरात हो गया, दूसरा खस हो गया, तीसरा शक हो गया। तो तीनों जातियों के बारे में पहले जान लेते हैं। किरात जाति पशुचारक और आखेटक जाति थी। जो किरात जातक थी ये क्या थी, जो किरात जाति थी ये पशुचारक थी, ठीक है, और आखेटक क्या होता है, शिकार करने वाले, ठीक है, आखेटक और हंटर बोलते हैं, हंटर एंड गैदरिंग, ठीक है। आखेटक मतलब कि शिकार करने वाली जाति, पशुचारक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और अपने खाने के लिए, ठीक है, शिकार करते थे, आखेट करते थे। वह भेड़ पालती थी एवं काले कंबल की गाती से शरीर ढकती थी, ठीक है, भेड़ पालने वाली क्या जाती है और काले कंबल से शरीर ढकती है। हाथ में धनुष बाण लिए हुए, कमर में कटार खोस कर वह वनों में आखेट करती है। देखो, यह जाति क्या है, पशुचारक जाति है, आखेटक है, भेड़ पालती है, काले कंबल से अपने शरीर को ढकती है, हाथ में धनुष बाण रहता है, ठीक है, कमर में कटार रहता है, और वनों में क्या करती है, आखेट करती है। आखेट मतलब शिकार करती है, ठीक है। जब लघु हिमालय के पठारों में किरात लोगों का पूर्ण प्रसार हो गया तो कई शताब्दियों पश्चात पश्चिम में ईरान व अफगानिस्तान से दरर तथा खस नामक पशुचारक जातियों की टोलियों में क्या हुआ, दर्दिस्तान व कश्मीर के रास्ते पूर्व की ओर से लघु हिमालय के पठारों पर आगमन प्रारंभ कर दिया। खस जाति के प्रतिद्वंदियों में किरात टिक न सके। सने सने खस लोगों ने किरातों से अच्छी चारागाहों को छीनकर कश्मीर, कांगड़ा, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं तथा पश्चिमी नेपाल में स्थित लघु हिमालय की ढालों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो आप जान चुके हैं कि किरात जाति, ठीक है, क्या थी, पशुचारक थी, आखेटक थी, भेड़ पालती थी, कंबल गाती से शरीर ढकती थी, धनुष बाण रखती थी, कमर में कटार रखती थी, और लघु हिमालय से ये पूर्व की ओर आए, मैंने बताया, ठीक है। यहाँ इनको धीरे धीरे इनके टक्कर में एक दूसरी जाति आती है जिसे आप किस नाम से जानते हो, बताओ मुझे। दूसरी जाति कौन आई जो इनके सामने टिक नहीं सकी, बताओ मुझे फटाफट, अभी मैंने बताया तुमको,
तो दूसरी खस जाति के प्रतिनिधित्व में किरात आती है, लेकिन टिक नहीं पाती है, ठीक है। और ये सने सने क्या कश्मीर, कांगड़ा, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं तथा पश्चिमी नेपाल में स्थित लघु हिमालय की ढालों में प्रभुत्व अपना स्थापित कर लिया, ठीक है। और दूसरा जाति आती है खस जाति, ठीक है। खस लोगों की मुखाकृति लंबी, सीधी एवं ऊंची नासिरा, मूछ, दाढ़ी की प्रचुरता, अपेक्षाकृत लंबा आकार तथा हष्ट पुष्ट शरीर होता है। देखो लंबी इनके मुख का आकार लंबा होता है, ठीक है। मुखाकृति लंबी हो गया, सीधा एवं ऊंची नासिक, ठीक है। नाक इनका सीधा एवं ऊंचा था, मूछ दाढ़ी इनकी होती थी, ठीक है। और इनका आकार क्या है, लंबा है। ये क्या है, दिखने में क्या है, मोटे ताजे शरीर के होते हैं। अपने विगत इतिहास एवं साहित्य स्रोतों के नितांत अभाव के कारण इस जाति को क्या बोला जाता है, स्वीकार होने पर भी वह सार्वभौमिक ख्याति एवं स्थान प्राप्त न हो सका, जो कि आर्य जाति को उसके गौरवमय साहित्य को चकाचौंध से प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपका क्या था, ये खस जाति के वंशज आर्यों में इतने प्रभावित हुए कि स्वयं को आर्यों के संतान कहलाने में उन्हें गर्व अनुभूति होने लगी, ठीक है। खस जाति क्या बोलते हैं कि हम क्या है, आर्यों की संतान है, इसमें एक गर्व महसूस करते हैं। वर्तमान काल में केवल हिमाचल प्रदेश के निवासी ही खस जाति से संबंधित माने जाते हैं, जबकि प्राचीन काल में गंगा के मैदान तथा दक्षिण के पठार में दूर दूर तक इस जाति का प्रसार हुआ है, ठीक है। हमने जाना किरात, हमने जाना खस। अब तीसरी जाति जो आपके लिए है वो है शक जाति, ठीक है। शक जाति भी पशुचारक एवं क्या था, अश्वपालक। अश्व किसे बोलते हैं, अश्व होता है घोड़ा, ठीक है। जो शक जाति है ये क्या है, पशुचारक है और अश्व घोड़े को पालती थी। इन लोगों में भी क्या मिस्र वासियों की भांति मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तुएं रखने की प्रथा थी। मैंने एनसीईआरटी की जो इतिहास बताई थी कि एक मृतक के साथ एक बकरी हो गया, मृतक के साथ उसकी तलवार हो गई, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे क्या है, आपकी पसंदीय कोई क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। आपके मरने के पश्चात उसे भी आपके साथ दफनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रथा किसके, शक जाति में मिलती है। इनकी पसंदीय जो वस्तु है उसे कहाँ, उसे इनके साथ दफनाया जाता है, ठीक है। लद्दाख, लाहौल, चंबा और किन्नौर में लिप्यू से लगे तिब्बती सीमांत पर स्थित भारत के अंतिम गांव नमग्या, ठीक है। अंतिम गांव, भारत का अंतिम गांव कौन सा है, नमग्या और भलारी तथा मध्य तिब्बत में भी ऐसी कई समाधियां पाई गई हैं जिनमें शक समाधि की समानता मिलती है। वहीं खस व शक दोनों जातियों के रूप, रंग, आकार, प्रकार, रुचि व पेशे में पर्याप्त समानता पाई जाती है। शकों के आगमन से पूर्व ही कश्मीर से पश्चिम नेपाल तक समग्र हिमालय खस देश बन चुका था। आगंतुक शक तथा शक जातियां कालांतर में उसी खस जागर में विलीन हो गई, जो खस रीति नीतियों को अपनाकर उसके अभिन्न हो गई थी, ठीक है। तो हमने जो यहाँ तीन जातियाँ थी, किरात जाति, खस जाति और आपका शक जाति। किरात में क्या बताया, पशुचारक थे, आखेटक थे, भेड़ पालती थी, काली कंबल से गादी शरीर को ढकती थी, हाथ में धनुष बाण लिए चलती थी, कमर में कटार होता था जिससे ये क्या करते थे, आखेट करते। खस जाति में क्या बताया कि ये क्या थे, ये मुखाकृति इनकी लंबी थी, सीधी एवं ऊंची नासिक, लंबी एवं ऊंची इनकी क्या थी, नाक थी, मूछ दाढ़ी थी, ठीक है। ये मोटे ताजे थे, ठीक है। ये अपने को आर्यों के संतान बोलते हैं। और तीसरा हमने शक जाति, शक जाति हमने क्या बोला कि ये भी पशुचालक थे और उसके साथ साथ क्या थे, ये अश्वपालक थे, ठीक है। खस व शक दोनों जातियों में रूप, रंग, आकार, प्रकार, रुचि की पेशे में क्या समानता पाई गई है, ठीक है। तो ये तीन जातियों के बारे में हमने परिचर्चा की है। अब यहाँ प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं, कुनिंद एवं मौर्य राजवंश के बारे में, ठीक है। कालसी नामक स्थान से प्राप्त, देखो कालसी कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है, अशोक का अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है। अशोक ही वो राजा है जिसने शिलालेखों के माध्यम से सर्वप्रथम जनता के सामने अपने को क्या किया, अपने को दृश्यमय किया, ठीक है। तो अशोक है। अशोक, मैंने अशोक के बारे में बताया था, अशोक कौन से वंश का राजा था, ठीक है। अशोक किसका पुत्र था, ठीक है। अशोक को किस नाम से, देव नाम प्रिय या प्रियदासी के नाम से जाना जाता है। अशोक द्वारा कौन सा युद्ध मैंने बताया, बताओ मुझे, कलिंग का युद्ध हुआ। कब किया गया, राजा बनने के कौन से वर्ष कलिंग का युद्ध किया, कब, ठीक है। और कहाँ किया गया, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध करता है तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारी क्या हो जाती है, मृत्यु के बाद जब बहुत सारा वहाँ क्या हो जाता है, जन हानि हो जाती है, तो उससे अशोक का क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म अपनाता है, जैन धर्म अपनाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जिसने पहले वीडियो देखे वो पूरा कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। अशोक का नाम
ठीक है। अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों में है, ठीक है। कितने अभिलेख हैं, सब बताए हैं, 13 अभिलेख हैं, ठीक है। कौन से अभिलेख में ये कलिंग युद्ध के बारे में वर्णित है, पहले भी बताया है। राजा बनने के 8वें साल या 7वें साल कब इसने कलिंग पर चढ़ाई की थी, ठीक है। अशोक का पुत्र कौन होता है, सब मैंने चर्चा परिचर्चा आपके साथ की हुई है। जो जिसने पहली वीडियो देखी है वो आज कनेक्ट कर पा रहा है मेरे साथ, ठीक है। देखो आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। कालसी नामक स्थान से प्राप्त, देखो कालसी से जो अभिलेख मिला है, किसका, कालसी से जो अशोक का अभिलेख मिला है, उसमें अशोक ने क्या कहा है कि मैंने अपने राज्य के लिए क्या पशु और मनुष्य के लिए पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, ऐसा उस अभिलेख में लिखवाया गया है। उस शिलालेख में ऐसा वर्णित है कि अशोक ने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के लिए क्या कर दिया है, पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। और वही कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन शिलालेख में पुष्टि होती है कि प्रारंभ में कुणिंद मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। महाभारत में कुणिंद शासकों के लिए द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। द्विज क्या होता है, एक द्विज मतलब होता है पक्षी, एक द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज मतलब होता है श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अमोघ भूति कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। कौन सा कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो अमोघ भूति, ठीक है। अशोक के कालसी अभिलेख में राज्य के निवासियों के लिए कुणिंद व क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अशोक के कालसी अभिलेख में राज्य के निवासियों के लिए, ठीक है, राज्य के निवासियों के लिए कुणिंद और क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। कालसी अभिलेख की भाषा क्या थी, पाली है। जो कालसी अभिलेख है इसकी भाषा कौन सी है, पाली है, ठीक है। उसके बाद आता है पौख राजवंश आता है। तो देखो हर्ष की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए हर्ष के अधीन रहे ब्रह्मपुर क्षेत्र में राजाओं पौख वंश ने क्या किया, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इस राजवंश के साक्ष्य अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर से प्राप्त एवं अष्टधातु अभिलेख है, ठीक है। इन अभिलेखों में किसी भी पौख रानी या राजा का नाम क्या है, उत्कीर्ण नहीं किया गया है। इन अभिलेखों में पौखों या पर्वतकारों के सामाजिक, प्रशासनिक तथा धार्मिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, और वहीं राज्य के संबंध में स्पष्ट प्रमाणों का अभाव है। तालेश्वर अल्मोड़ा से प्राप्त लेखों के आधार पर इनका शासनकाल 6 से 8वीं, ठीक है, 6 से 8वीं शताब्दी मध्य माना जाता है। कन्नौज शासकों की भांति पौख शासकों ने क्या, परम भट्टारक की भी क्या, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। जैसे कन्नौज के शासकों ने क्या, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, वैसे पौख शासकों ने भी क्या की थी, पौख राजवंश ने भी क्या कर दी थी, इन्होंने भी पौख या पौरव राजवंश ने भी क्या कर दी, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इनकी जानकारी क्या, धूर्तिवर्मन के ताम्र अभिलेख में मिलती है, ठीक है। इनकी जानकारी किसमें, धूर्तिवर्मन के ताम्र अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश के अनेक पदाधिकारियों के नामों की समानता गुप्त तथा हर्ष के पदाधिकारियों के समान थी, क्योंकि पौरव या पौख राजवंश हर्ष का परिवर्ती था। पौख या पौरव राजवंश के मंत्री परिषद में अमात्य, ठीक है, बलाध्यक्ष हो गया, संधि विग्रह हो गया, कुमार अमात्य हो गया, ठीक है, सर्व विषयक हो गया, प्रधान देव हो गया, द्रोणाधिकृत हो गया तथा कारगिर आदि सम्मिलित हैं। इस राजवंश में 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। केदार भूमि, जिसे क्या, सिंचाई वाली भूमि को क्या कहा जाता था, केदार भूमि कहा जाता था, और जो असिंचित भूमि था इसे सारी भूमि कहा जाता था, ठीक है। इस राजवंश के अंतर्गत भूमि मापन के क्या लिए द्रोण वापम, ठीक है, द्रोण वापम और क्या, कुल वापम, ठीक है, खारी वापम आदि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो पौख या पौरव राजवंश है इसमें क्या, भूमि मापने के लिए 3 शब्द, एक द्रोण वापम हो गया, एक आपका कुल वापम हो गया, एक आपका खारी वापम आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके बाद इंपोर्टेंट होता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश शासन, ठीक है। स्थापना कौन करता है, बसंत देव इसकी स्थापना करता है कत्यूरी राजवंश का, ठीक है। इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। वासुदेव, कहीं कहीं वासुदेव मिलता है और बाकी आपको कहाँ, कहीं कहीं बसंत देव मिलता है, ठीक है। इनकी कई शाखाएं जैसे कत्यूर, बैजनाथ शाखा, पाली पछाव शाखा, अस्कोट शाखा आदि उत्तराखंड के एक साथ अलग अलग नामों के साथ शासन करने लगी, ठीक है। इसकी कई शाखाएं थी, जो क्या है,
कार्तिकेयपुर है, कत्यूरी राजवंश है, इसकी स्थापना वासुदेव या बसंत देव करता है। इनकी कई शाखाएं, कत्यूर बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा आदि उत्तराखंड में एक साथ अलग अलग नामों से क्या करती थी, शासन करती आ रही थी। ठीक है, इनकी प्रमुख शाखाएं कत्यूर का क्या, अशांति देव वंश, अस्कोट के रजवाड़ तथा डोटी के मल्ल थी। ठीक है, इनकी जो प्रमुख शाखाएं थी, कत्यूर में क्या, अशांति देव वंश था। ठीक है, अस्कोट में रजवाड़ था तथा डोटी में मल्ल इनके क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। अशांति देव ने कत्यूरी राज्य के अशांति देव राजवंश की स्थापना की। अशांति देव वंश के शासकों ने अपनी राजधानी पहले जोशीमठ तथा बाद में कत्यूर राज्य के रणछुला कोट में स्थापित की। बागेश्वर भी कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा। ठीक है, इनकी पहली राजधानी कहाँ थी, पहले ये जोशीमठ थे, उसके बाद ये कहाँ आते हैं, ये कत्यूर राज्य के रणछुला कोट में स्थापित में आते हैं, और बागेश्वर भी इनका क्या था, प्रमुख केंद्र था, स्थान रहा। अशांति देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जिसे बीरमदेव कहा जाता है। ठीक है, जो अशांति देव वंश का अंतिम राजा था उसका नाम ब्रह्मदेव था, जिसे बीरमदेव नाम से भी जाना जाता है। वहीं 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, देखो 1191 में कौन, देखो यहाँ पे कौन, अशोक चल्ल, कौन सा, नेपाल का राजा था, कत्यूरी राज्य पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और कत्यूरी राजा कुलदेवी के रूप में नंदा देवी की पूजा करते थे। कत्यूरी किसकी, कत्यूरी की कुलदेवी कौन थी, नंदा देवी थी, नंदा देवी की ये पूजा करते थे। और 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक कालचक्र देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण करने के पश्चात इस वंश का अंत हो गया था। ठीक है, डीपली जानना है तो इतिहास के 4 वीडियो मैंने पहले जब आबकारी वाला सीरीज करवाया था उसमें उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, आबकारी और एसआई वाला जो सीरीज करवाया है उसमें उत्तराखंड का इतिहास 4 भागों में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ डीपली पढ़ सकते हैं। बाकी आज आपका बेस बना रहे हैं कि आपको कितना आना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कार्तिकेय के बाद आता है चंद राजवंश का शासन आता है। ठीक है, आइए जानते हैं चंद राजवंश के शासन के बारे में। चंद वंश के संस्थापक के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने 1025 ईस्वी में की थी। ठीक है, कब की थी, 1025 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना किसने, सोमचंद ने की थी। लेकिन ये क्या है, विद्वानों के अलग अलग मत है चंद वंश के राजवंश की स्थापना में। ठीक है, सोमचंद के बाद में कौन आते हैं, आत्मचंद्र आते हैं 1066 से 1084 ईस्वी तक। वहीं इंद्रचंद्र, संसार चंद्र, सुधार चंद्र, हरिश्चंद्र आदि शासक हुए। ठीक है, इस वंश में कुमाऊं क्षेत्र में एक मजबूत शासन की व्यवस्था थोहरचंद्र ने 1261 ईस्वी में की थी। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में एक मजबूत शासन की व्यवस्था किसने, थोहरचंद्र ने 1261 ईस्वी में की थी। ज्ञानचंद्र ने 1365 से 1420 ईस्वी में इस वंश का प्रथम शासक था, जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, ज्ञानचंद क्या था, पहला राजा था, दिल्ली चले गया, किसके दरबार में, सुल्तान फिरोज शाह के तुगलक के दरबार में चले गया, क्या देने, भेंट देने, भेंट दे के आया। तो क्या फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या बोल दिया, ये गरुड़ है, ये क्या है, गरुड़ की उपाधि से किसे, ज्ञानचंद को नवाज दिया गया। ठीक है, डोटी का युद्ध कब हुआ, 1451 से 52 ईस्वी में भारतीय चंद्र तथा मल्ल राजाओं के बीच हुआ था। ठीक है, डोटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, तो 1451 से 52 ईस्वी में के भारतीय चंद्र और मल्ल राजाओं के बीच हुआ था। 1512 से 1530 ईस्वी के मध्य चंद्र राजा भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में स्थापित कर दी, जो कल्याण चंद्र तृतीय के समय बनकर पूर्ण हुई। ठीक है, वहीं भीमचंद्र ने अल्मोड़ा में पूर्व स्थित खगमारा किले का निर्माण करवाया। ठीक है, जो अल्मोड़ा में क्या है, खगमारा किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था, भीष्मचंद्र या भीमचंद्र भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, वहीं कल्याण चंद्र चतुर्थ ने 1743 से 45 के समय कुमाऊं पर रोहिल्लों का आक्रमण हुआ। इनके समय में ही कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदमय की रचना की थी। ठीक है, कल्याण चंद्रोदमय किसकी रचना है, तो कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदमय की रचना कब की थी, जब कल्याण चंद्र चतुर्थ का शासनकाल चल रहा था, जब कुमाऊं पर रोहिल्लों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ठीक है, चंद शासक रूपचंद ने पक्षी आखेट शिकार करा पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये आखेट, पक्षी आखेट और शिकार से संबंधित है सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ। ठीक है, किसने, तो रूपचंद्र ने, रूपचंद्र के। ठीक है, बाज बहादुर चंद्र व गुरु ज्ञानचंद्र, ठीक है,
चंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। बाज बहादुर चंद और गुरु ज्ञानचंद चंद वंश के क्या थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, वहीं चंद राजाओं को एक युद्ध में पराजित कर कुमाऊं क्षेत्र में 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं ने यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, गाय था। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह पूछेगा तो गाय थी, जिसके सिक्कों, मोहरों आदि झंडों में अंकित किया गया है। देखो, चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था, गाय था, जो सिक्कों में, मोहरों में और इनके झंडों में अंकित था। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति पर राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई थी। चंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो कौन था, महेंद्र चंद्र था। ठीक है, चंद्र वंश का अंतिम शासक कौन था, महेंद्र चंद्र था। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसके बाद क्या, परमार या पवार राजवंश के बारे में परिचर्चा कर लेंगे। बस आपको जुड़ना है, बाकी पीडीएफ की आप चिंता छोड़ दो। मैं नीचे मोर पे आप जाओगे, जैसे टाइटल के नीचे मोर ऑप्शन होता है, मोर आप ओपन करोगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपका ओपन हो जाएगा। वहां मैं आपको ऑफलाइन लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्या पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जानते हैं परमार या पवार राजवंश के बारे में। तो परमार राजवंश के बारे में बात करूं तो गढ़वाल में परवार या पवार वंश की स्थापना राजा कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में की थी। ठीक है, गढ़वाल में परवार या पवार वंश की स्थापना कौन करता है, राजा कनकपाल करता है। कब, 888 ईस्वी में। कहाँ पे, चांदपुर चमोली में करता है। ठीक है, इस वंश के राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ तथा फिर 1517 में श्रीनगर स्थापित कर दी थी। ठीक है, इस वंश का राजा होता है अजयपाल। ठीक है, अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ करता है पहले, उसके बाद देवलगढ़ से कहाँ, श्रीनगर कर देता है। कब, 1517 में। ठीक है, परमार शासक बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। अब देखो कौन थे, किसने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी, तो परमार शासक कौन था, बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इसे किसने दी थी, बहलोल लोदी ने। ठीक है, बहलोल लोदी ने क्या इसे, परमार शासक बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखना, राजा सुदर्शन शाह सूरत के कवि की रचना सभासार है। ठीक है, राजा सुदर्शन शाह ने सूरत के कवि थे, इनकी रचना क्या है, सभासार है। ठीक है, राजा परमार या पृथ्वीसार ने मुगल शहजादा द्वारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को श्रीनगर गढ़वाल में संरक्षण दिया था। ठीक है, परमार राजा कौन था, पृथ्वीपति शाह था, ने मुगल शहजादा कौन था, दारा सिखों को क्या, दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को श्रीनगर गढ़वाल में क्या दिया था, संरक्षण प्राप्त किया था। वहीं गढ़वाल नरेश मानशाह और महीपति शाह के समय तिब्बती हमला हुआ था और 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण कर दिया और उस समय गढ़वाल की संरक्षिता कौन थी, महारानी कर्णावती थी। ठीक है, कर्णावती को ही नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगल सैनिकों को पकड़ के इनके नाक और कान कटवा दिए थे, जिस कारण इन्हें क्या नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। महारानी कर्णावती को नागकटी रानी या नागकटी के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण भी रानी कर्णावती ने करवाया था। ठीक है, जो देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण भी किसने, रानी कर्णावती ने करवाया था। वहीं मानवेंद्र शाह ने 1946 से 1949 इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, मानवेंद्र शाह क्या, इस वंश का क्या था, अंतिम शासक था 1946 से 1949 तक। ठीक है, अब जानते हैं, देखो इसके बाद है कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन होता है। कुमाऊं पर गोरखा बहुत क्या थे, अत्याचारी थे। कुमाऊं में गोरखा क्या थे, इनका शासन होता है, तो ये बहुत ही अत्याचारी क्रूर थे, नेपाल के थे। ठीक है, इनके अत्याचारी शासनकाल को गोरखियानी के नाम से भी कहा जाता था। ठीक है, जानते हैं गोरखा मूल रूप से कहाँ के थे, नेपाल के थे, लड़ाकू थे, साहसी लोग थे। ठीक है, बहुत ही लड़ाकू भी थे, साहसी भी थे। कहाँ के थे, नेपाल के थे। उन्होंने कुमाऊं के चंद शासकों के राजनीतिक गुटबंदी का लाभ उठाकर 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये कहाँ के थे, अब कुमाऊं से गोरखा आ जाते हैं, छोटे भी थे कद के। ठीक है, लड़ाकू भी थे, साहसी भी थे, निठुर थे। ठीक है, ये क्या करते हैं 1790 में, ठीक है 1790 में अल्मोड़ा पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण का नेतृत्व क्या, हस्तिदल चौरतिया, काजी जगजीत पांडे
अमर सिंह थापा वीर थापा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस युद्ध का क्या किया था, नेतृत्व किया था। कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 से 1815 ईस्वी तक शासन किया। जोगमल्ल शाह कुमाऊं का पहला सूबा सूबेदार नियुक्त किया गया। इनके द्वारा क्या, जोगमल्ल शाह को क्या कर दिया गया, कुमाऊं का पहला सूबा या सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखो कुमाऊं पे तो इन्होंने अल्मोड़ा पे 1790 में किया और 1790 से 1815 तक के शासन करते हैं और अपना एक क्या करते हैं, सूबेदार यहाँ पे नियुक्त करते हैं जिसका नाम जोगामल्ला होता है। ठीक है, उसके बाद गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन जान लेते हैं। वर्ष 1790 में कुमाऊं राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार करने के पश्चात सेनापति अमर सिंह ने 1791 ईस्वी में हरक देव की सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, जैसे ही 1790 में ये कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लेते हैं, उसके तुरंत एक वर्ष पश्चात किसकी सहायता से, हरक देव की सहायता से ये गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। अमर सिंह ने गढ़वाल की क्या, लंगूरगढ़ पर घेरा डाला था। कहाँ पे, गढ़वाल के लंगूरगढ़ पे घेरा डाला था, किंतु अंतिम रूप से वह गढ़वाल को जीतने में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, देखो जल्दीबाजी में क्या करता है जो अमर सिंह थापा है, क्या करता है, इसने सोचा कि मैंने तो कुमाऊं पर क्या कर लिया है, विजय पा ली है, अब मैं सीधे कहाँ, मैं गढ़वाल में भी विजय को पाऊंगा। कहाँ पे घेरा डालता है, लंगूरगढ़ पे घेरा डालता है, लेकिन सफल नहीं हो पाते। ठीक है, अंततः 1792 में गोरखा शासन ने गढ़वाल के राजा से संधि कर ली और 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौरतिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर पुनः इन्होंने आक्रमण किया और 14 मई 1804 को देहरादून के खुरबुड़ा नामक स्थान पर गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह को गोरखाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है, खुरबुड़ा के इस निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए थे। ठीक है, 14 मई 1804 को दोबारा एक खुरबुड़ा नामक स्थान में युद्ध होता है। एक साइड होता है गोरखा अमर सिंह थापा और दूसरी साइड कौन होते हैं, अपने नरेश प्रद्युम्न शाह होते हैं। इसमें प्रद्युम्न शाह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और 1804 से 1815 तक गढ़वाल पर विभिन्न गोरखा सेना नायकों ने नेतृत्व किया और 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल पर गोरखाओं के शासकों का क्या रहा, इनका नेतृत्व रहा। और 1815 ईस्वी में टिहरी में सुदर्शन शाह प्रद्युम्न शाह का पुत्र द्वारा पवार वंश की पुनर्स्थापना की गई और टिहरी को राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब जानते हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बारे में। गोरखा जान लिया, अब जानते हैं ब्रिटिश शासन के बारे में। ठीक है, देखो इसके बारे में बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा डीपली है, वो आपको पिछले वाले आप वीडियो में जाना, हिस्ट्री आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना आपको याद रखना है कि हाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी करें तो आपके को कितना आना चाहिए, आपको बेस क्या आना चाहिए। ठीक है, वो जड़ आपकी मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, देखो 1814 में गढ़वाल को गोरखा से मुक्त कराने हेतु सुदर्शन शाह ने अंग्रेजी सेना से आग्रह किया। अब देखो गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराने के लिए 1814 में 1814 में, ठीक है, क्या सुदर्शन शाह क्या करते हैं, अंग्रेजी सेना से आग्रह करते हैं, इनकी मदद लेते हैं। उस समय देखो कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को जीता था। ठीक है, कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 को कुमाऊं के अल्मोड़ा का जीता। कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक के बीच 27 अप्रैल 1815 को संधि हुई, जिसके अनुसार कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। ठीक है, देखो 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर एवं नेपाली गोरखा शासक के बीच एक संधि होती है, जिसमें कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। कर्नल गार्डनर ने कुमाऊं के क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर बनाया गया और कर्नल गार्डनर को ही कुमाऊं क्षेत्र का क्या प्रथम कमिश्नर बनाया गया। 15 मई 1815 को गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से अंग्रेजी जनरल ऑक्टर लोनी में मलाव का किला जीत लिया था। ठीक है, वहीं अमर सिंह थापा का हार के बाद 28 नवंबर 1815 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच संगोली की, जिसे चंपारण बिहार में एक संधि हुई थी, जिसे संगोली संधि के नाम से जाना जाता है। कब होती है, 28 नवंबर 1815 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच कौन सी संगोली की संधि होती है। और 1815 ईस्वी में संगोली की संधि के अनुसार काली से अलकनंदा के पूर्वी तट का भाग पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, अर्थात गढ़वाल का पश्चिमी भाग टिहरी गढ़वाल पवार वंश के अधिपत्य में आया तथा सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम राजा के रूप में स्थापित हुआ और पूर्वी भाग पौड़ी गढ़वाल अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ठीक है, इतना समझ गए हैं। सुदर्शन शाह के दरबार में क्या
चैतु तथा माणकू नामक दो चित्रकार रहते थे। चैतु तथा माणकू कौन है? दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं। किसके दरबार में? सुदर्शन शाह के दरबार में रहते हैं। आधा राज्य अंग्रेजों को कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की। संगोली की संधि को नेपाली शासक नहीं मान रहे थे, इसलिए 1816 में अंग्रेजों ने काठमांडू के पास गोरखाओं का युद्ध हुआ और वहीं 1816 में नेपाली शासक ने संगोली संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है, संगोली संधि को नेपाली शासक नहीं मान रहे थे। फिर अंग्रेज गए, ब्रिटिश सरकार कहाँ गई? सीधे काठमांडू गई। काठमांडू में ही इन्होंने युद्ध कर दिया, युद्ध करके गोरखाओं को पराजित किया। फिर इन्होंने क्या किया? संगोली की संधि 1816 में इन्होंने स्वीकार कर ली। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ में अलकनंदा के पूर्वी क्षेत्र को कुमाऊं मंडल के रूप में स्थापित किया। वहीं गोरखा शासन से मुक्ति के बाद टिहरी को छोड़कर समस्त उत्तराखंड ब्रिटिश उपनिवेश बना और अंग्रेजों ने ब्रिटिश रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया तथा इसके प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से 1840 ईस्वी में ब्रिटिशों ने राजधानी श्रीनगर पौड़ी स्थानांतरित किया और नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय ब्रिटिश द्वारा 1854 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, नैनीताल को कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ? नैनीताल को कब बनाया गया? 1854 ईस्वी में बनाया गया। कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं का पौड़ी गढ़वाल जिले 1854 में 1891 तक शामिल है। ठीक है, तो ये आपने जाना। अब जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन इस प्रकार है। सबसे पहले बात करूं तो 1857 की क्रांति। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी किसने कहा? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ठीक है, अगर उत्तराखंड की दृष्टि से बात करूं तो कालू मेहरा का नाम आता है, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, अगर 1857 की क्रांति की बात करूं भारत की दृष्टि से तो किसका? मंगल पांडे का। ठीक है, 34वीं ठीक है रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, उनका नाम आता है। ठीक है, 1857 की क्रांति की एक अलग वीडियो आपके लिए डाली हुई है, आप पीछे प्लेलिस्ट में भी जाके दे सकते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। ठीक है, उस समय मैंने बताया था कौन सा? एनफील्ड राइफल। ठीक है, एनफील्ड राइफल आया हुआ था। एनफील्ड राइफल में कारतूस डालने के लिए कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, उस कारतूस का जो सील बना था उसमें ऐसी अफवाह फैली कि जो सील है वो गाय और सुंगर की चर्बी से बनी हुई है, उससे वो क्या किया है? पैक्ड किया है। और गोली एनफील्ड राइफल में गोली डालने से पहले, राइफल में कारतूस डालने से पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, तो जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए ये क्रांति भड़की हुई थी। ठीक है, क्रांति के क्या कारण रहे? आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, इन सभी के बारे में हमने वहां चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के साथ आरंभ हुआ। उत्तराखंड में इसके अप्रभावित नहीं रहा, उत्तराखंड भी इससे क्या? अप्रभावित नहीं रहा। राज्य में अपने स्तर पर विद्रोह किए गए, हालांकि इनका प्रभाव थोड़ा कम था क्योंकि अन्यायपूर्ण गोरखा शासक की अपेक्षा लोग अंग्रेजी शासन को सुधारवादी समझने लगे थे। ठीक है, गोरखाओं के शासन क्या था? अन्यायपूर्ण था, उससे अच्छा क्या सोच रहे थे कि ये तो अंग्रेजी शासन ही क्या है? सुधारवादी है। ठीक है, गोरखा क्या थे? अत्याचारी थे, क्रूर थे। ठीक है, जो उत्तराखंड के लोग थे जो वो क्या सोच रहे थे? उत्तराखंड के लोग क्या सोच रहे थे कि जो गोरखाओं से तो अच्छा क्या अंग्रेजों का शासन सुधारवादी है। ठीक है, कुमाऊं के कमिश्नर रैमजे ने कुशलतापूर्वक अपना प्रभाव जमा लिया था तथा उन्होंने अंग्रेजी शासन को उत्तराखंड वासियों को शुभचिंतक के रूप में प्रचारित कर दिया। कालू मेहरा, ठीक है, कहाँ? चंपावत के विष्णु लोहाघाट के निवासी थे। मैंने बताया है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इनका नाम आता है। इन्होंने एक संगठन बनाया था, गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम इन्होंने क्रांतिवीर रखा था। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने का गौरव किसे? कालू मेहरा को प्राप्त है। कहाँ? चंपावत के विष्णु लोहाघाट के निवासी थे। इन्होंने क्या किया था? कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था। ठीक है, याद रखना, जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने का सेनानी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के बाद उत्तराखंड में हुए प्रमुख परिवर्तन जान लेते हैं।
कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का से 1870 में अल्मोड़ा में स्थापित डिबेटिंग क्लब। ठीक है, देखो डिबेटिंग क्लब कहाँ स्थापित हुई, अल्मोड़ा में हुई। ठीक है, कब हुई, 1817 में हुई। ठीक है, और वहीं 1871 में प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार को जाता है। और कब अल्मोड़ा अखबार कहाँ से, अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है, कब होता है, 1871 में प्रकाशित होता है। ठीक है, 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। ठीक है, 1891 में 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया था। 2 ही जिले में बांटा, एक आपका अल्मोड़ा, एक आपका नैनीताल। ठीक है, वर्ष 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र को इसमें मिला दिया गया। और वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। कब हुई थी हैप्पी क्लब की स्थापना, बताओ मुझे, 1903 में हुई थी। और 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेशन का नाम दिया गया। और 1912 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। 1913 में स्वामी सत्यदेव क्या परिवारजक अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। और वर्ष 1914 में विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल और हेमचंद्र आदि ने होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में की। कुमाऊं मंडल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद, इंपोर्टेंट है, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। इसका विस्तार 10 वर्षों के अंदर किया गया। इन 10 वर्षों में कुमाऊं परिषद में राजनीतिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वर्ष 1917 में अल्मोड़ा और नैनीताल के स्थान पर सभाएं आयोजित की गई थी। वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार के होली अंक के बद्रीदत्त पांडे की गजट ने डिप्टी कमिश्नर लोमस के काले कारनामों पर प्रहार किया, जिसके कारण अल्मोड़ा अखबार को क्या कर दिया, अल्मोड़ा अखबार में 1000 की जमानत मांगी गई, जिसे न देने पर उसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, बद्रीदत्त पांडे ने अपने जो क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, जो अल्मोड़ा अखबार है इसमें तीखे व्यंग छोड़ दिए। ठीक है, तीखे व्यंग के कारण इन्हें 1000 का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना न देने पर इसका क्या कर दिया, प्रकाशन को बंद कर दिया, जिसके पश्चात क्या शक्ति साप्ताहिक का पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। और वर्ष 1919 में बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद ने अपने प्रयासों के पश्चात गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया। इसके पश्चात इन दोनों नेताओं ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया। वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके बाद होता है पेशावर काटने के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में क्या होता है, गढ़वाल राइफल्स 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। यह इतिहास में इस घटना को पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, वहीं मोतीलाल नेहरू जी ने पेशावर कांड से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 23 अप्रैल को संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू क्या पेशेवर कांड से बहुत प्रभावित होते हैं और 23 अप्रैल को संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा झंडा फहराया गया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती से डांडी तक महात्मा गांधी के साथ आने वाली सत्याग्रह में तीन थे उत्तराखंड के। ठीक है, टोटल कितने, टोटल 78 थे। अगर उत्तराखंड की बात करें तो कौन थे, ज्योतिराम कांडवाल, भैरवदेव जोशी, खड़ग बहादुर उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। ठीक है, और वर्ष 1929 में गांधी जी ने कौसानी में 12 दिन रुके थे। वर्ष 1929 में कौसानी में आ जाते हैं गांधी जी, 12 दिन रुकते हैं। यहीं गांधी जी ने नेहरू जी के कुमाऊं क्षेत्र में कुछ स्थानों पर सभाएं की तथा गांधी जी ने अपने प्रवास के समय अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका भी यही लिखी। उन्होंने कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। ठीक है, इन्होंने कौसानी को क्या उपाधि दी कि कौसानी क्या है, मिनी स्विट्जरलैंड इन इंडिया है, भारत का ये क्या है, स्विट्जरलैंड कहाँ है, कौसानी है। ठीक है, तो आप स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते हैं, अगर जाना है तो आप कौसानी होके आए, जिसे महात्मा गांधी ने क्या मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कौसानी की संज्ञा दी थी। वर्ष 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल के दुगट्टा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसके बाद पौड़ी और कोट महादेव में भी क्या राजनीतिक सम्मेलन हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु
उत्तराखंड में प्रथम बैठक का आयोजन 1940 में पौड़ी गढ़वाल में डांडी मंडी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बंबई में प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। देघाट में 19 अगस्त 1942 को जनता पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त, कांडपाल शहीद हुए। ठीक है, 19 अगस्त को क्या, 19 अगस्त 1942 को जनता पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें क्या हीरामणि, हरिकृष्ण हो गया और बद्रीदत्त, कांडपाल जी शहीद हो गए थे। 5 सितंबर 1942 को SDM जॉनसन के खुमाण में हजारों की भीड़ में गोलियां चलाई गईं। 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हुए, इसलिए खुमाण में प्रत्येक 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने सल्ट क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय योगदान के लिए कुमाऊं का बारदोली कहा गया है। ठीक है, देखो सल्ट क्षेत्र को महात्मा गांधी ने क्या, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अद्वितीय योगदान दिया, तो इन्होंने क्या, कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा किसे, सल्ट नामक क्षेत्र को दी। ठीक है, आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिक कौन कौन थे जानते हैं। आजाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में लगभग 2500 यानी 12% सैनिक उत्तराखंड के थे। इनमें से कुछ उच्च पदों पर आसीन थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन बुद्धिशरण रावत जी को अपना निजी क्या सहायक व पृथ्वीशरण रतूड़ी को कर्नल पद प्रदान किया था। सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर भी सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को नियुक्त किया था। कुछ समय पश्चात इन्हें सिंगापुर में क्या ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया। गढ़वाली बटालियन नेताजी का अंगरक्षक बटालियन के कमांडर मेजर देव सिंह दानू थे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के जो उत्तराखंड से सैनिक थे उनके बारे में आप जान चुके हैं। अब जानते हैं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों एवं विभूतियों के बारे में। ठीक है, कालू मेहरा के बारे में आपने जान लिया कि ये क्या थे, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बना के आंदोलन करते हैं। दूसरे नाम के आपके क्या हैं, जयानंद भारती जी हैं, स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। ठीक है, कौन थे, जयानंद भारती स्वामी किसके, श्रद्धानंद जी के शिष्य थे। उत्तराखंड में प्रचलित कुप्रथा डोला पालकी आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन से संबंधित कौन है, जयानंद भारती हैं। इसका विरोध कौन करते हैं, जयानंद भारती करते हैं, किसका, डोला पालकी आंदोलन का। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे आप जानते हो। ठीक है, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। कुली उतार, कुली बेकार, कुली बर्दाश्त आदि में इन्होंने भाग लिया, इसका नेतृत्व किया, जिन्हें कुर्मांचल केसरी की पदवी से भी विभूषित किया गया। बद्रीदत्त पांडे ने 5 बार जेल प्रवास की अवधि में कुमाऊं का इतिहास नामक, ठीक है, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक भी इन्होंने अपने जेल प्रवास में 5 बार जेल गए थे। कौन, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। और अपने जेल प्रवास में उन्होंने क्या, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है हरगोविंद पंथ। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले पंथ कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा जाता था। ठीक है, देखो क्या कांग्रेस, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है किसी, हरगोविंद पंथ को। कैसी मान्यता थी कि कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल नहीं चलाया जाता था, तो ये स्वयं 1928 में बागेश्वर गए, इन्होंने हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बैरिस्टर मुकुंदलाल। वर्ष 1969 में प्रकाशित गढ़वाल पेंटिंग से इनकी अमूल्य कृति है। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग से किसकी, बैरिस्टर मुकुंदलाल की क्या है, अमूल्य कृति है। कब, 1969 में प्रकाशित होती है। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय भी इन्हें जाता है, किसे, बैरिस्टर मुकुंदलाल को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए पंडित गोविंद बल्लभ हिमालय पुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। अल्मोड़ा जनपद में जन्मे पंथ को पंडित नेहरू ने क्या कहा था, हिमालय पुत्र, एवं उनके साथी गोविंद बल्लभ ने इन्हें महाराष्ट्र कहते थे। ठीक है, हिमालय पुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है, किसके द्वारा, नेहरू जी द्वारा इन्हें हिमालय पुत्र, और इनके साथी इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। 1946 से 54 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने वर्ष 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। आपसे पूछ लेगा कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की, कहाँ की, तो प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में किसने की, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। स्थापना एवं वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की भी स्थापना में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। नेक्स्ट व्यक्ति आपके हर्षदेव ओली। ठीक है, इन्हें कुमाऊं का शेर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुमाऊं, देखो काली कुमाऊं के शेर के नाम से प्रसिद्ध हर्षदेव ओली वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था।
इन्होंने वर्ष 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया था। ठीक है, देखो 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने, हर्षदेव ने किया था। आता है उसके बाद अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में। ठीक है, पुण्य तीर्थ अनुसुईया देवी में जन्मे, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध, गढ़ केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 को। ठीक है, 18 फरवरी 1894 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। मोहन सिंह मेहता, ठीक है, मोहन सिंह मेहता कहाँ के थे, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, जेल जाने वाले, कहाँ के थे ये बताओ मुझे। ठीक है, ये कहाँ के, कत्यूर घाटी के कहाँ से बिलोंग करते थे मोहन सिंह मेहता जी, बताना मुझे। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1921 में कत्यूर के कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की और कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। राज्य में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे ये मोहन सिंह मेहता। आई होप, मुझे लग रहा है कि ये थे वजूला क्षेत्र, गरुड़ के, कत्यूर घाटी के वजूला क्षेत्र से बिलोंग करते थे शायद, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब मैंने पढ़ा था उत्तराखंड का इतिहास तो तब मुझे याद आ रहा है कि ये वजूला क्षेत्र से बिलोंग करते थे। राज्य के जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, प्रयाग दत्त पंत, ठीक है, इन्हें उत्तराखंड की धरती का आंदोलन प्रभावित करने का किया जाता है, श्रेय दिया गया है। ठीक है, क्या उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे, प्रयाग दत्त पंत को गया है। ठीक है, भवानी सिंह रावत की बात करूं तो ये चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी संघ में शामिल राज्य के एकमात्र सदस्य थे। इन्होंने दुगट्टा पौड़ी में शहीद मेले का प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं बलदेव सिंह आर्य। ठीक है, देखो इनका जन्म 1912 में पौड़ी के उमथ गांव में हुआ था। ये अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे। आज सबसे अधिक समय में विधायक, ठीक है, सबसे अधिक समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, वर्ष 1950 से 1974 तक राज्य में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी पे नेक्स्ट है आपके लिए कि श्रीदेव सुमन, ठीक है, श्रीदेव सुमन, ठीक है, 74 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनने कहा था कि अगर गंगा भी हमें 2 पंक्तियों में बांटने की कोशिश करेगी तो हम अगर गंगा भी हमारी माँ होगी, गंगा को क्या करेगी, गंगा भी हमें क्या करेगी, विभाजन करेगी, तो हम गंगा को भी क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा कहा था किसने, श्रीदेव सुमन ने, बताना मुझे। ठीक है, इन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। 14 वर्ष की आयु थी जब इन्होंने क्या, नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। श्रीदेव सुमन ने बच्चों के लिए हिंदी पत्र, बोध बाल पत्रिका तथा युवक यूथ में साहित्य के प्रति रुचि के पैदा करने के लिए सुमन सौरभ नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किया था। ठीक है, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट है हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, धरतीपुत्र या हिमपुत्र के नाम से प्रसिद्ध बहुगुणा ने वर्ष 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया और नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और वर्ष 1984 में इन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चरण सिंह चौधरी के साथ मिलकर 1984 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, दलित मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, डॉक्टर भक्त दर्शन के बारे में जान लेते हैं। भक्त दर्शन ने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ एवं कलाविद मुकुंदलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ की रचना किसके द्वारा, डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा किया गया था। ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है, बताना मुझे। इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का महानायक और आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है, पूछ लेगा कि उत्तराखंड का महानायक और आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है, इंद्रमणि बड़ौनी को माना जाता है। वहीं अमेरिका के अखबार वाशिंगटन में पोस्ट ने स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी ने उत्तराखंड के गांधी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अमेरिका के अखबार वाशिंगटन से पोस्ट में स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जी को उत्तराखंड के गांधी की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, बिहारी लाल चौधरी के बारे में जान लेते हैं। ये देश के चुनाव के अंतर्गत एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य कौन थे, बिहारी लाल चौधरी जी थे। ठीक है, आप जानते हैं उत्तराखंड के विविध आंदोलनों के बारे में जान लेते हैं। हमने उत्तराखंड के जो विविध क्या थे, व्यक्तित्व थे, उनके बारे में परिचर्चा कर ली है। अब जान लेते हैं यहाँ के विविध आंदोलनों के बारे में। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन, ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर सरयू नदी के किनारे से होती है। ठीक है, कौन कौन, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत हो गए, चिरंजी लाल हो गए, इनके नेतृत्व में होता है। क्या करते हैं ये, जो कुली बेगार के प्रति रजिस्टर थे, ठीक है, रजिस्टर थे, उन्हें क्या
करते हैं, जलाकर सरयू नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, कुली बेकार क्या था, जैसे अंग्रेज अधिकारी आता था तो जमींदार को क्या काम सौंप दिया जाता था, गांव में जो जमींदार होता था, प्रधान होता था, उसे काम सौंप दिया जाता था कि आज कौन आ रहे हैं, कर्नल निकोलस आ रहे हैं, तो निकोलस आएंगे तो आज क्या, आज हरिराम की बारी है कि उसका सामान कहाँ, बागेश्वर से कहाँ छोड़ेगा, अल्मोड़ा छोड़ेगा। ठीक है, बिना मजदूरी के, बिना पैसे के, कल किसका, कल बलराम की बारी है। तो ऐसी कुप्रथा थी। ठीक है, उस रजिस्टर में नाम होता था, तो उस रजिस्टरों को जला के कुमाऊं, सरयू, उत्तरायणी कौशिक लगता है जिस नदी के किनारे से, ठीक है, तो वहीं इन्हें जला के प्रभावित कर दिया गया था। ठीक है, देखो आगे जान लेते हैं, देखो इसके बारे में। यह आंदोलन सर्वप्रथम ख्याड़ी अल्मोड़ा से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ से, ख्याड़ी अल्मोड़ा से प्रारंभ हुआ था। इस कुप्रथा को समाप्त करने संबंधित प्रथम प्रस्ताव 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में रखा गया था। वहीं दिसंबर 1920 में कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सड़क मोटर मार्ग आंदोलन। 1940 में उत्तराखंड की जनता ने सड़कों की मांग को लेकर व्यापक जन आंदोलन किया, जिसे क्या, सड़क मोटर मार्ग आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लैंसडाउन से पौड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण करना। ठीक है, गरुड़ कत्यूर घाटी से कर्णप्रयाग, जो ग्वालदम वाली रोड होते हुए जाती है, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग है, ऋषिकेश, हरिद्वार। ठीक है, जो रोड होती गरुड़ से कहाँ, ग्वालदम, कर्णप्रयाग, थराली होते हुए, और लैंसडाउन से पौड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए क्या, सड़क मोटर मार्ग निर्माण का यह आंदोलन किया गया था। कब, 1940 में। ठीक है, डोलापाल के आंदोलन पहले बताया था जयानंद भारती, अभी इससे पहले बताया था। यह आंदोलन मुख्यतः शिल्पकार दलित समाज द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध था। ठीक है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये शिल्पकार दलित लोगों से संबंधित था। वहीं हरिप्रसाद द्वारा वर्ष 1911 में उत्तराखंड के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम उत्तराखंड में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हरिप्रसाद द्वारा किया गया था। कब, 1911 में। इस आंदोलन से पूर्व स्वर्ण वर्ग के दूल्हा दुल्हन को पालकी में बिठाया जाता था, किंतु दलित वर्ग के दूल्हा दुल्हन को पैदल। अब देखो क्या था, जैसे शादी होगी, विवाह होगी, तो जो क्या थे, स्वर्ण वर्ग के, जो संपन्न वर्ग के लोग थे, दूल्हा दुल्हन थे, उन्हें पालकी में बिठाया जाता था, और जो दलित वर्ग के थे उन्हें पैदल जाना पड़ता था। तो ऐसी कुप्रथा को कौन तोड़ते हैं, जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 में इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जन आंदोलन होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत उत्तराखंड में आंदोलन, देखो कोटा खर्रा आंदोलन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात किसान संगठनों के नेतृत्व में चले आ रहे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन किसानों के भूमि वितरण कराना। ठीक है, कोटा खर्रा मतलब जो भूमिहीन, जिनके पास क्या नहीं है, भूमि नहीं है, उन किसानों को क्या करना, भूमि वितरण कराना, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है विश्वविद्यालय आंदोलन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों के जन आंदोलन किए। इसके फलस्वरूप 1955 से 56 में एन.डी. तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए चिपको आंदोलन है, पता है। ठीक है, गौरा देवी चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, मैंने चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, हेगड़े आंदोलन, खेतड़ी आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सभी आंदोलनों के बारे में परिचर्चा की है। ठीक है, यह आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 26 मार्च 1974 को हुआ था। कब हुआ था, डेट याद रखना, चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को हुआ था। इसमें महिलाएं भारी संख्या में शामिल हुई थी। ठीक है, देखो गांव के सारे पुरुष बाहर गए थे काम से। उसी दिन ठेकेदार क्या करता है, गांव के जंगल में अंधाधुंध कटान कर देता है। तो गौरा देवी के नेतृत्व में गाँव की महिला जाती हैं, पेड़ों पर चिपकती हैं, और क्या, भाले कुलाड़े चलेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ कटेंगे, हम भी पेड़ों के कटेंगे, ऐसे नारा भी दिया हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से वृक्षों की कटाई के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है शराब विरोधी आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, नशा नहीं रोजगार दो। स्वतंत्रता के बाद से ही राज्य में महिला संगठनों ने नशा मुक्त आंदोलन के उद्देश्य को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिए। वर्ष 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस
इस आंदोलन को नेतृत्व किया और नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया। किसमें? नशा नहीं रोजगार दो का नारा किसमें? शराब विरोधी आंदोलन में। कब? 1984 में दिया गया था, 1984 में। ठीक है। उत्तराखंड में वन संरक्षण संबंधी जन आंदोलन कब हुआ? सबसे पहले इसमें रवाई आता है। ठीक है। रवाई को ही तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। वर्ष 1930 में नए वन कानूनों को समाप्त करने, ये हेडिंग याद रखना, नए वन कानूनों को समाप्त करने हेतु टिहरी रियासत के विरुद्ध रवायती या तिलाड़ी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन से संबंधित 30 मई को इस क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 मई को इस क्षेत्र में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका चिपको आंदोलन। वर्ष 1974 में वनों की कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर चमोली में चिपको आंदोलन का सूत्रपात 23 वर्षीय महिला, ठीक है, विधवा महिला गौरा देवी ने किया था। चमोली के रैणी गांव में गौरा देवी के द्वारा वन कटाई के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, हिम पितरों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। इसका क्या था? प्रमुख नारा था। वहीं सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन का विस्तार मिला। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। इस आंदोलन के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 1981 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, वर्ष 1981 में चंडी प्रसाद भट्ट को क्या, इस आंदोलन के लिए क्या, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1977 का वन आंदोलन, वर्ष 1977 का वन आंदोलन क्या है जान लेते हैं। देखो, वर्ष 1977 में वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन हुआ और वर्ष 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। पहली बार उत्तराखंड 1978 में पहली बार उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड क्या हुआ, बंद हुआ था। ठीक है। उसके बाद है डूंगी पतोली आंदोलन। ठीक है। चमोली जनपद के डूंगी पतोली में बांज वृक्षों जंगलों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन, बांज के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के लिए डूंगी पतोली चलाया गया। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी रही, इसमें भी महिलाओं की रही भागीदारी। ठीक है। नेक्स्ट है पानी राखो आंदोलन। ठीक है। 1980 में पौड़ी के उफेरखाल गांव से पानी की कमी को दूर करने के लिए सचिनानंद भारती के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। ठीक है। 1980 में पौड़ी के उफेरखाल गांव से, ठीक है, पानी को कमी देखते हुए किसके नेतृत्व में, सचिनानंद भारती के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। सचिनानंद भारती ने दूधातोली में लोक विकास संस्थान की स्थापना कर वनों की कटाई पर रोक लगाई थी। ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन है नेक्स्ट आपके लिए। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी भलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चला। इसकी वृक्षों की रक्षा हेतु वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जैसे आज आप अपने हाथ पे बांधते हो ना रक्षा सूत्र, वैसे ही वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए, वृक्षों की पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया गया, उन पे रक्षा सूत्र बांधा गया। मैती के नाम से प्रसिद्ध कल्याण सिंह मैती के, ठीक है, मैती आंदोलन का सूत्रपात कौन करते हैं, कल्याण सिंह रावत करते हैं 1996 में। ठीक है। इस आंदोलन का सूत्रपात को कल्याण सिंह रावत करते हैं। मैती आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां शामिल होती हैं। कौन? केवल अविवाहित युवतियां शामिल होती है। इस आंदोलन के अंतर्गत विवाह समारोह में वर वधु द्वारा पौधा रोपने की, शादी हो जाएगी ना, तो क्या करोगे, एक पौधा लोगे वर और वधु, वर और ब्योली पौधा लेंगे और अपने मायके जाके उसे रोपेंगे और जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक इसकी सेवा करेंगे। ठीक है। किसने मैती आंदोलन का सूत्रपात किया, तो कल्याण सिंह रावत ने। कब? 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए झपटो छिनो आंदोलन। यह आंदोलन रैणी, लाता, तोलमा आदि गांवों से जनता के द्वारा वनों के परंपरागत अधिकार पुनर्प्राप्त करने का नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष आप जान लेते हैं। उत्तराखंड जिसे आज आप उत्तराखंड जानते हो, वो पहले उत्तरांचल था। ठीक है। उत्तरांचल ही उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में एक बड़े भाग में स्थित है तथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, तिब्बत, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई छोटी बड़ी नदियां का उद्गम क्षेत्र है। साथ ही छोटी छोटी पहाड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान है। इस क्षेत्र में लोगों ने सर्वप्रथम 1997 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के समक्ष कुमाऊं को प्रांत का दर्जा देने की मांग की थी। ठीक है। सबसे पहले 1997 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उसके समक्ष कुमाऊं को प्रांत का दर्जा देने की मांग की थी। इसके पश्चात अलग अलग समय में पृथक राज्य की मांग को लेकर कई आंदोलनकारियों ने आंदोलन हुए और क्षेत्र निवासियों ने मांग की और अपना क्या किया, भरपूर योगदान दिया और इसे एक अलग राज्य के रूप में पृथक बनाने की मांग की थी। ठीक है। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एवं राजनीतिक घटनाक्रम। वर्ष 1937 में उत्तरांचल संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का अंग बना। ठीक है। कब? 1937 में उत्तरांचल संयुक्त प्रांत का और जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का अंग बना। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1929 में उठी थी। इंपोर्टेंट है फैक्ट, ठीक है, पूछ लेगा
पूछेगा आपसे, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठी थी? 1938 1938 में उठी थी। ठीक है, 1938 में पृथक राज्य की मांग को लेकर श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इसी उत्तरांचल राज्य की अलग मांग करने के लिए श्रीदेव सुमन, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही क्या कर दिया था, नमक आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, इन्होंने दिल्ली के गणदेश सेवा संघ की इन्होंने गठन किया। गणदेश सेवा संघ बाद में हिमालय सेवा संघ में रूपांतरित हो गया। जो गणदेश सेवा संघ श्रीदेव सुमन द्वारा कब 1938 में दिल्ली जाकर बनाया गया था, तो इन्होंने बाद में इसका नाम क्या हो गया, इसका हिमालय सेवा संघ इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, वर्ष 1946 में हल्द्वानी बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भी इसी सम्मेलन के अंतर्गत गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई घोषित करने की मांग की गई थी। ठीक है, वर्ष 1950 में पर्वतीय विकास जनसमिति नामक संगठन बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक हिमालयी राज्य बनाया था। ठीक है, बनाने का था। ठीक है, वर्ष 1955 में फजल अली आयोग, ठीक है, 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन की बात उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने हेतु की थी, और रामनगर में पृथक राज्य निर्माण हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन वर्ष 1967 में दयाकृष्ण पांडे ने किया था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट हैं सारे। ठीक है, वहीं गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में, ठीक है, 69 में हुई थी। वर्ष 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी द्वारा अलग राज्य हेतु कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया, और 1976 में पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड में युवा परिषद का गठन हुआ, और डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य के गठन हेतु 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। शोभन सिंह जीमा नहीं है, जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन वर्ष 1988 में किया गया था। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में 11 से 12 जून 1979 में हुआ था। ठीक है, और वर्ष नेक्स्ट है आपके लिए, वर्ष 1993 में गठित कौशिक समिति ने वर्ष 1994 में गैरसैंण में राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, और वर्ष 1994 में राज्य आंदोलन के सूत्रधार टिहरी गढ़वाल के औखोड़ी गांव के इंद्रमणि बडौनी ने उत्तराखंड गांधी के नाम से जाना जाता है, और 1 सितंबर 1994 को खटीमा उधम सिंह नगर गोलीकांड को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को, ठीक है, खटीमा उधम सिंह नगर को गोलीकांड को काला दिवस के रूप में जाना जाता है, और 1 अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य की मांग करने हेतु दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर रामपुर में पुलिस ने गोलियां चला दी थी। यह घटना रामपुर तिराहा कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना में 6 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी, और 15 अगस्त 1996 को लाल किले में प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने सर्वप्रथम उत्तराखंड का गठन की घोषणा की थी। इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री थे, तो HD देवगौड़ा ने, ठीक है, 15 अगस्त 1996 को सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा लाल किले से की थी। राष्ट्रपति के R नारायण ने 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे उस समय, आर नारायण ने 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का उत्तरांचल के रूप में गठन हुआ, और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में उभर गया, उसे उस समय उत्तरांचल नाम से जानते थे, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये आपने पूरा उत्तराखंड का आपने हिस्ट्री जानी। अब आपका अंतिम फैक्ट है, अंतिम टॉपिक है, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं, उसके बाद हम भी के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक काल के दौर में अनेक लघु समाज और संस्कृतियां उत्तराखंड में प्रत्येक क्षेत्र में आती रहीं। इनमें कोल, मुंड, किरात, मंगोल तथा खस सहित अनेक क्या थे, निवंशों की अनेक परतें मौजूद हैं। उत्तराखंड के वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में शिकारी, संग्राहक, घुमक्कड़, पशुचारक हो गए, खेतिहार, कुटीर उद्योग, खेतिहार व्यापारी, मजदूर, सिपाही, बाबू अफसर सहित नौकरपोशी वर्ग तथा आर्थिक सामाजिक जीवन के विविध सोपानों का विकास स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। वहीं विविध लोक कलाओं, शिल्पों से जुड़े शिल्पकार वनराजी, थारू, बोक्सा, सौका, भोटिया, जौनसारी और वन गुज्जर आदि उत्तराखंड के सामाजिक यथार्थ के अपरिहार्य हिस्सा है। वहीं खस मूल रूप से विकसित तथा
पूर्व मध्यकाल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समुदायों से विकसित हुए स्वर्ण जाति हैं। ठीक है, लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ कुछ नेपाली मूल के समूह आए थे। 1944 के बाद कुछ एंग्लो इंडियन यहाँ बने रहे और भारत विभाजन के समय पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में विभाजन की त्रासदी झेलकर आए समुदाय उत्तराखंड समाज का हिस्सा बने। उत्तराखंड में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ आकर बसे और यहाँ समाज में सबसे नई परत तिब्बतियों की कही जा सकती है, जो वर्ष 1959 में के बाद तिब्बत से भागकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए थे। उत्तराखंड राज्य का अत्यंत विविधता भरी समाज विभिन्न संस्कृतियों का क्षेत्र है। इसने भौगोलिक तथा प्राकृतिक संसाधनों में एक विचित्र प्रकार का सह अस्तित्व विविध समुदायों के बीच विकसित किया है। इस सह अस्तित्व में आंशिक रूप से सामंती और शोषक ताना बाना जीवित रहा है। सामंती औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक युग में इस सह अस्तित्व के बार बार चुनौती दी गई है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आज भी जीवित है। तो ये हमने पूरा उत्तराखंड का इतिहास हमने जानना। आपका बेस कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके क्या बेस आपको बनाना है उत्तराखंड के इतिहास से। ठीक है, हमने उत्तराखंड का जन्म होते ही उत्तराखंड के जितना भी उत्तराखंड में महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जितने भी यहाँ के व्यक्तित्व हुए, ठीक है, कुमार हो गया, चंद हो गए, पवार हो गए, ठीक है, गोरखा हो गए, ब्रिटिश हो गए, उत्तराखंड ने अलग राज्य के बारे में मांग की थी। ये तो एक मैराथन क्लास आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, एक बेसिक मैराथन क्लास आपके लिए लाया था। बाकी जो उत्तराखंड अगर इतिहास आपको डीपली जानना है कि कौन राजा कब आया, ठीक है, तो वो आप 4 वीडियो जो आबकारी और एसआई वाली मैंने सेशन डाला था उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे कुछ प्रश्न सेट आपके लिए लगाए हुए हैं, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इसका जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है कि आपने क्या सीखा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड LT MCQ से टाइटल देंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप इसे पढ़ना। उसके बाद आपने कितना सीखा, आपको कितना याद हुआ, आप अपने ज्ञान के किस सीमा तक आप कितना प्रोवर्जन बना। ठीक है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था बताया था आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, वासुदेव, निम्बरदेव, लखनपाल देव और शुभरक्षी देव। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था, जिसे बसंत देव का भी इसका नाम मिलता है। ठीक है, बसंत देव का भी इसका नाम मिलता है। देखो, कत्यूरी वंश के किस राजा ने अशांति देव राजवंश की स्थापना की थी, कमेंट में बताएंगे आप मुझे। ठीक है, थैंक यू। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा में संलग्न हो सकते हैं। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के क्या है अभाव है, जो क्या संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी PDF में आप टाइटल के नीचे मोर ऑप्शन में जाना। मोर ऑप्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। लिंक ओपन करोगे तो ड्राइव का आपका ओपन होगा। मैं आपको क्या विदाउट एक्सेस, ठीक है, डाउनलोड करने की परमिशन दे दूंगा। आप निःशुल्क इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।